हेलो फ्रेंड्स। तो क्या आपको पता है जिस रुपए के लिए आप दिन रात मेहनत करते हैं, जिसके लिए सपने बनते हैं, बिगड़ते हैं, सरकार नीतियां बनाती हैं, बिगाड़ती हैं, जिस तरह से इस रुपए के लिए लोग बिजनेस करते हैं, अलग अलग नौकरियां करते हैं, इसका इतिहास क्या है? ये कहाँ से आया? क्या ये किसी खजाने से मिला था या फिर किसी युद्ध में इसे जीत के लाया गया था? इसकी असली इतिहास क्या है? तो हम इसी के बारे में जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए इसको विस्तार से शुरू करते हैं। अगर मैं कहूं कि इस रुपए की शुरुआत कोई बहुत बड़े महल से नहीं हुई थी, इसकी जो नींव पड़ी थी वो एक छोटे से बीज से पड़ी थी, तो क्या आप इस पे विश्वास करोगे? देखो, बात बिल्कुल सही है। ये कहानी हमें सीधा ले जाती है 16वीं शताब्दी में, जहां दिल्ली की गद्दी पे बैठा था एक शहंशाह जो समझ चुका था कि राज सिर्फ तलवारों के बल पे जीता नहीं जा सकता। अगर राज को आप तलवार के बल पे जीत भी लो तो उसे चलाने के लिए एक मुद्रा का होना बहुत जरूरी है, और वो एक ऐसा मुद्रा होना चाहिए जो सभी के लिए समान होना चाहिए। और उस शासक का नाम था शेर शाह सूरी। ये साल था 1540, जहां भारत छोटे छोटे प्रांतों में बटा हुआ था। हर प्रांत का अपना अलग सिक्का था, उसकी अलग मुद्राएं थी। एक प्रांत से दूसरे प्रांत जाने पे मुद्रा चेंज हो जाती थी। कहीं तांबे के सिक्के चलते थे, कहीं चांदी के सिक्के चलते थे, और हर सिक्कों का वजन अलग अलग हुआ करता था। व्यापारी एक राज्य से व्यापार करके दूसरे राज्य में जाता तो उसका सिक्का वहां पे आधा हो जाता, या फिर उसका वैल्यू जो है वो आधा हो जाता। कहीं सिक्का हल्का होने की वजह से उसकी कीमत आधी हो जाती, कहीं पे तांबे और चांदी के अलग अलग सिक्के होने की वजह से उसकी कीमत गिर जाती। शेर शाह सूरी इस बात को समझ चुका था कि साम्राज्य मजबूत करने से पहले माप को मजबूत करना होगा, और उसने ठीक ऐसा ही किया। और फिर यहीं से जन्म होता है एक नए सिक्के का, चांदी के सिक्के, जो वजन में एक समान हुआ करते थे। और उस एक सिक्के का वजन रखा गया 178 ग्रेन। अब यहाँ सवाल उठता है कि 178 ग्रेन क्यों, 178 ग्राम क्यों नहीं? तो देखो, उस समय ग्राम जैसी कोई वैश्विक इकाई थी ही नहीं। मैट्रिक प्रणाली तो पहली बार 1795 में फ्रांस में आई थी, यानी कि शेर शाह सूरी उससे लगभग 250 साल पहले अपना मानक तय कर चुका था। उस समय वजन प्रकृति से लिया जाता था। ग्रेन यानी अनाज का दाना। ब्रिटिश परंपरा में एक ग्रेन को एक सूखे अनाज के दाने के बराबर माना जाता था। उससे पहले गेहूं के दाने को आधार बनाया जाता था। यहाँ तक कि इंग्लैंड में एक नियम था कि बाली के बीच से अनाज के दाने निकाले जाएं। मतलब एक अनाज जो होता है उसमें ढेर सारे दाने होते हैं, कुछ नीचे की तरफ, कुछ ऊपर की तरफ। तो उस समय ब्रिटेन में एक नियम था कि जो दाने जो है अनाज के जो लाए जाते थे तौलने के लिए, तो उसको बीज से लाया जाए, ताकि अगर नीचे की वजन ज्यादा हो सकती है, ऊपर की वजन कम हो सकती है, लेकिन बीज का जो वजन है वो हमेशा एक समान होगा। लेकिन भारत में तब एक अलग परंपरा थी। भारत में चीजों को रत्ती में नापा जाता था। रत्ती गुंजा का काला छोटा बीज हुआ करता था, जो दिखने में बहुत ही सुंदर हुआ करता था, लेकिन भीतर से बहुत ही विषैला होता था। आज के हिसाब से एक रत्ती लगभग 0.12 ग्राम के बराबर होता था। आप इस तरह से हिसाब लगाएं तो 178 ग्रेन जो है वो 11.53 ग्राम के बराबर होता था। मतलब कि उस समय के जो चांदी के सिक्के होते थे वो 11.53 ग्राम के बराबर होते थे। आप इसे समझे तो शेर शाह ने पुरानी समझ को बदला नहीं था, उसने उसको व्यवस्थित कर दिया था। उसने पुराने तरीके को एक भरोसे का आकार दिया था। जब टंकसाल में सिक्के ढाले जाते तो आधिकारिक रत्ती से उसकी माप की जाती, और जो भी सिक्का उस आधिकारिक माप से कम का निकलता वो अपना साख खो देता। तो आप समझ सकते हो कि कैसे एक छोटा सा बीज एक पूरे साम्राज्य की अर्थव्यवस्था का नींव था। फिर समय आगे बढ़ा, शेर शाह के बाद मुगल आए। यानी मुगल पहले भी थे, लेकिन हुमायूं को हराने के बाद शेर शाह दिल्ली की गद्दी पे विराजमान हो गया था। और उसके बाद अकबर का शासनकाल आता है, मतलब मुगल का एक लंबा पीरियड आता है। तो जब मुगल भी आए तो इस व्यवस्था को खत्म नहीं किया, उन्होंने इस व्यवस्था को लागू रहने दिया। मतलब कि शेर शाह द्वारा चलाया गया रुपया मुगल काल में भी चलता था, मुगलों ने उसे बदला नहीं था। उस इकाई को रुपया ही कहा जाता था। फिर ब्रिटिशर्स आए और उन्होंने 1835 में रुपए को एक भारतीय मुद्रा के तौर पे पहचान दिया। उसके बाद से यह सिर्फ एक सिक्का नहीं रहा, बल्कि पूरे उपमहाद्वीप का आधिकारिक मुद्रा बन चुका था। धीरे धीरे कागजी नोट आए। 18वीं सदी के शुरुआत में निजी बैंकों ने कागजी नोट छापना शुरू कर दिया, लेकिन 1861 के पेपर करेंसी एक्ट के बाद सरकार ने कागजी मुद्रा पर पूरी तरह नियंत्रण कर लिया। अब रुपए धातु से निकलकर कागजों पे आ चुके थे। फिर 1935 में एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया। उस समय स्थापित होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब रुपए को नियंत्रित करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया था, जो कि रुपए को एक केंद्रीय भरोसा देने का काम कर रहा था।
1947 में फिर भारत आजाद हो जाता है, लेकिन रुपए अपना साख बनाए रखता है। 1950 में स्वतंत्र भारत के सिक्के जारी हुए। 1 अप्रैल 1957 को दशमलव प्रणाली लागू हुई, तब 1 रुपए बराबर 100 पैसे हो गए। 16 आने वाला सिस्टम समाप्त हुआ। तब देश आधुनिक गणित के साथ कदम मिला चुका था और फिर धीरे धीरे समय बीतता गया और 2010 में पहली बार भारतीय रुपए को अपना चिन्ह मिला, जिसको की डिजाइन किया था उदय कुमार धर्मलिंगम ने, जो कि तमिलनाडु से आते हैं। उन्होंने देवनागरी के र और रोमन के आर को मिलाकर एक चिन्ह बनाया, जो कि रुपए का आधिकारिक चिन्ह भी है। आप इस कहानी को ध्यान से देखें तो समझेंगे कि कभी रुपए चांदी के हुआ करते थे, फिर वो अलग धातु के बने, फिर वो कागजों पे आए और आज के डिजिटल युग में रुपए हम सिर्फ अपने स्क्रीन पे देख के समझ जाते हैं कि हमारे बैंक में कितने रुपए हैं। लेकिन इन सब जर्नी में आप एक चीज देखेंगे कि रुपए न तो सिर्फ कागज के भरोसे था, न चांदी के भरोसे, और न आज डिजिटल युग में वो किसी डिजिटल नंबर के भरोसे है। रुपए का एक अपना भरोसा है, जिस भरोसे को बनाए रखने में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा योगदान है। आप गौर से देखें तो रुपया सिर्फ एक मुद्रा नहीं है, बल्कि भारतीय सभ्यता के यात्रा को भी दर्शाता है। कैसे 16वीं सदी से अब तक रुपए अपना साख को बनाए रखा है। और ये कहानी हमें ये भी बताती है कि व्यवस्था कैसे बनता है, भरोसा कैसे खड़ा होता है, और कैसे एक छोटा सा विचार कैसे सदियों तक चलता है और आगे भी चलेगा। तो आपके जेब में पड़ा जो रुपया है वो सिर्फ एक कागज की मुद्रा नहीं है, वो सिर्फ एक खर्च करने की वस्तु नहीं है, बल्कि वो भारत के इतिहास की जीवित कहानी, जो कि सदियों से चला आ रहा है और आगे भी चलता जाएगा। हम उम्मीद तो यही करेंगे कि आगे आने वाले वक्त में रुपए की साख और मजबूत हो। ठीक है, धन्यवाद। ये छोटी सी कहानी एक प्रयास था कि आपको रुपए का इतिहास बताया जाए, रुपए का इतिहास आखिर शुरू कहां से हुआ।